हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सिलेक्टिव क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीष और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी समाजशास्त्र विषय में पेपर 2 का विश्लेषण करेंगे। और ये पेपर भी दो पार्ट में इसकी व्याख्या की जाएगी। पहले सेक्शन में हम 4 प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद दूसरे सेक्शन में भी हम लोग 4 प्रश्नों को देखेंगे। तो खंड आ का व्याख्या इस सीरीज में होगी। इसके बाद दूसरी सीरीज आएगी जिसका नाम एक्सप्लेनेशन सीरीज 4 होगा। उसमें चौथे खंड की व्याख्या की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, हमारे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, जिससे आप बेहतर से बेहतर एक्सप्लेनेशन न केवल समझें बल्कि कम समय में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको भी आप समझें। पेपर का स्वरूप कैसा है, पेपर की स्टाइल कैसी है, क्वेश्चन कितना करंट अफेयर से अटैच्ड होकर आ रहे हैं, लिखे हर क्वेश्चन में लगभग आपसे एग्जामिन करवा रहा है या आपसे क्रिटिकली एनालाइज करा रहा है या उदाहरण देकर पूछ रहा है, तो ये इस पेपर की खास बात है। और इस पेपर में केस स्टडीज़ के साथ लिखा जाता है, तभी अच्छे नंबर मिलते हैं, या थिंकर्स को कोट किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पेपर की बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ। आइए पहला प्रश्न को लेते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर पहला और पांचवा अनिवार्य प्रश्न होते हैं। उसमें पहले प्रश्न में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप समझ लीजिए। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रारंभ में भारत में जाति व्यवस्था अध्ययन मुख्यतः पुस्तक केंद्रित था। बाद में वह फील्ड व्यू यानी क्षेत्र केंद्रित अध्ययन के प्रवेश में भारतीय जाति व्यवस्था के अध्ययन में संतुलन बनाने में कैसे मदद मिली, विवेचना कीजिए। अब ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, इस प्रश्न का जवाब हमें लिखने से पहले ये समझना होगा कि पुस्तक केंद्रित अध्ययन क्या है। इसे कहा जाता है और सरल भाषा में इंडोलॉजी अप्रोच, यानी भारत विद्या उपागम। तो इस पद्धति को भारतीय समाजशास्त्र के जनक जीएस गुरिये साहब ने अपनाया था। उनका मानना था कि अगर हमें भारतीय समाज को समझना है, उसके कैरेक्टर को समझना है, उसकी कल्चर को समझना है, तो हमें अपनी जो प्राचीन वेद पुराण हैं उनको समझना चाहिए। हमें संस्कृत का नॉलेज होना पड़ेगा, तभी हम ठीक तरीके से इंडियन सोसाइटी के मेन क्रक्स को, मेन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसलिए उनकी जो स्टडी का मेन फोकस था वो था पुस्तक केंद्रित, बुक जो है बेस्ड। इसके बाद इनके शिष्य हुए एम.एन. श्रीनिवास। उन्होंने अपने स्टडी के जो पर्सपेक्टिव को चेंज किया और उन्होंने फील्ड व्यू यानी क्षेत्र अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिया। ये एम.एन. श्रीनिवास साहब जीएस गुरिये के शिष्य थे और इन्होंने अपने अध्ययन को में संरचनात्मक प्रकारवादी मॉडल को या पद्धति शास्त्र को प्रयोग किया और स्टडी का जो केंद्र था वो फील्ड व्यू था। एक तरीके से पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन को इन्होंने यूज किया और प्राइमरी सोर्सेज को लिया। जैसे इन्होंने जो है जब अध्ययन किया दक्षिण भारत का, जब कुर्ग का अध्ययन किया, तो इन्होंने वहाँ पर पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन किया। 6 महीने से अधिक तक वो रहे। इन्होंने रिमेंबर विलेज बुक लिखी, जो बुक इनकी जल गई थी इनके संस्थान में। तो ऐसा इनके अध्ययन का इनका मानना था कि अगर हम समाजशास्त्र को बेहतर ढंग से समाज को बनाना चाहते हैं या अच्छे से हम स्टडी करना चाहते हैं तो हमें क्षेत्र अध्ययन पर अधिक ध्यान देना होगा। लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि टेक्स्ट बुक का नॉलेज भी होना चाहिए और फील्ड वर्क भी अच्छे से होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का क्रक्स है। दूसरे प्रश्न पर हम लोग आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जाति निर्मूलन यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से अंबेडकर का क्या अभिप्राय है। अंबेडकर बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से अपनी बातें कहते हैं और उनका जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जाति का निर्मूलन है, उससे क्या तात्पर्य है। इसको सरल भाषा में जाति का विनाश भी कहते हैं। तो कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है, अंबेडकर का ये कहना है कि जो हिंदू धर्म है उसमें जाति बहुत ही जो है जड़ता है, उसमें जाति में बहुत जड़ता है, क्योंकि जाति कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था से निकली है और वर्ण व्यवस्था बहुत ही असमान है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कंसेप्ट है। इन्होंने तो यहाँ तक माना ही नहीं कि 4 वर्ण होते हैं। इवन अंबेडकर ने 3 वर्ण ही माने थे और ये अपने आप को क्षत्रियों से ऊपर बताते थे। अंबेडकर ने अपनी व्याख्या में ये चीज़ें जस्टिफाई करी हैं।
जिसको कभी हम आगे बताएंगे। इन्होंने कहा कि जो जाति है वो हिंदू समाज के लिए घातक है। क्यों घातक है? उन्होंने कहा कि एक तो 4 वर्ण जैसी व्याख्या, संस्तरण जैसी व्याख्या ठीक नहीं है, क्योंकि जाति जो है प्रगतिशीलता में बाधक है, जबकि पश्चिमी समाजों में खुला समाज है, इसकी वजह से हमारा समाज बंद हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि धर्म जब तक जाति वर्ण को मान्यता देता रहेगा, धर्म कमजोर होता रहेगा। इन्होंने ये भी बात कही, तो इसलिए धर्म को, जाति और वर्ण को मान्यता नहीं देनी चाहिए। इन्होंने कहा कि किसी भी वेद पुराण को या धार्मिक ग्रंथ को दैवी ग्रंथ ना समझें, क्योंकि इनका मानना था कि ये कुछ लोगों के द्वारा लिखा गया है जिससे उनके हित सध सके। तो एक तरीके से एक मार्क्सवादी व्याख्या अंबेडकर जी यहाँ पर करते प्रतीत होते हैं। और इन्होंने स्वयं 1935 में एक घोषणा की थी कि जो है मैं अब छोड़ रहा हूँ जो है हिंदू धर्म। तो इन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया और बाद में लगभग 1950 के आसपास इन्होंने बौद्ध धर्म 2.5 लाख से अधिक 2.5 लाख से अधिक लोगों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो एनिलेशन ऑफ कास्ट पर अंबेडकर का आपको आइडिया मिल गया है। अब हम लोग पहले के क्वेश्चन सी पर आते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, नातेदारी व्यवस्था के विभिन्न प्रकार बताइए। तो देखिए, नातेदारी बेसिकली जैविक संबंधों की अभिव्यक्ति है। नातेदारी क्या है? जैविक संबंधों की अभिव्यक्ति है, बायोलॉजिकल रिलेशंस बनते हैं। लेकिन ये अवधारणा पूर्णतः सही नहीं है। जैविक भी होते हैं और नॉन बायोलॉजिकल भी होते हैं। जैसे आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध जैविक ही तो नहीं है, लेकिन मदर फादर के साथ जैविक ही, भाई के साथ जैविक ही संबंध अवश्य है। तो जो नातेदारी है वो बेसिकली 2 प्रकार की होती है। अगर कहा जाए तो 3 तरीके की भी होती है। एक तो होता है रक्त संबंधी। तो एक तो इसमें रक्त संबंधी में 2 तरीके के, एक पितृपक्ष के और एक मातृपक्ष के। पिता की तरफ के रिलेटिव्स यानी बुआ, दादाजी, चाचा, ये सब लोग। मातृपक्ष के जैसे मामा, मौसी, फूफा, है ना, ये सब लोग जो है मातृपक्षी हो गए। फिर विवाह संबंधी हो जाते हैं नातेदार, साला, साली, वाइफ और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ, ये सब लोग। फिर एक होते हैं सांस्कारिक संबंध, जैसे भाई बहन के बीच में संबंध होते हैं, राखी उनसे चीज़ों के। फिर और जैसे दत्तक पुत्र कोई गोद लेता है तो उस तरीके के संबंध भी होते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को भी आसानी के साथ समझिए क्या इसमें लिखना है। फिर हम लोग आते हैं डी सीरीज, डी पर। इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया है कि भारत के गांव को दर्शाने के लिए किए जाने वाले वाक्यांश लघु गणराज्य की संक्षिप्त समालोचना प्रस्तुत कर रही है। अब देखिए, लघु गणराज्य शब्द का प्रयोग चार्ल्स मेटकाफ ने किया था। अब भारत, तो देखिए इसका यह है कि भारत में लिच्छवी वंश सबसे पहला वंश था जहाँ पर गणराज्य के तत्व देखने को मिले थे। अभी लघु गणराज्य गांव को इसलिए कहते हैं, बेसिकली इनका मानना था कि जो गांव है वो बहुत ही छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर हैं, बहुत अच्छा उनमें वहाँ गवर्नेंस है। जैसे प्राचीन काल में कबीलाई संस्कृति देखने को मिलती थी, ऐसे ही गांव में मुखिया की प्रधानता होती है, वहाँ सरपंच होते हैं जो छोटे छोटे मुद्दों को सॉल्व करते हैं। अब इसी से जुड़ा एक कंसेप्ट उन्होंने एक दिया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय APJ अब्दुल कलाम साहब ने। उन्होंने मोबाइल कोर्ट की बात करी थी जो गांव के छोटे छोटे मुद्दों को जो है सॉल्व करे। इसी तरह से तो ये कंसेप्ट आज भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे व्यवस्था में चला रहा है। तो ये जो लघु गणराज्य हैं उनमें, लेकिन जो दिक्कत क्या थी, क्योंकि समालोचना करनी है, उनमें दिक्कत ये थी कि जो मुखिया होता था हमेशा उच्च जाति का होता है, हमेशा जो है ब्राह्मण या क्षत्रिय ही मुखिया होता है। उसका जो कहीं ना कहीं जो पोलराइजेशन वहाँ भी हो जाता है, तो निचले वर्गों को उस तरीके से न्याय सुनिश्चित नहीं हो पाता। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं। अदरवाइज जो चार्ल्स मेटकाफ का कंसेप्ट है, ये ग्रामीण समाज में जो कल्चर है आज भी, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं चौपाल की संस्कृति कहते हैं, वो उसी से आकर जोड़ता है। और इसी को अगर हम हैबरमास के शब्दों में देखें तो वो कहता है कि कम्युनिकेटिव एक्शन की बात करता है ना। क्योंकि हमारे यहाँ पर सब इंस्टीट्यूशन में छोटे छोटे मैटर जो है, जो इंटरकास्ट मैरिज के मैटर हैं, जो गांव से जुड़े तमाम छोटे छोटे मामले हैं, वो वहीं पर सॉल्व हो जाते हैं।
जिसका आधुनिकतम रूप क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। तो आप समझ गए इस प्रश्न में क्या लिखना है। फिर पहले प्रश्न का लास्ट सेक्शन आते हैं, इसमें ई नंबर कहा जा रहा है जाति की तरह संरचनाएं गैर हिंदू समुदायों में भी होती हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। तो बिल्कुल देखिए, हिंदू जो धर्म है उसमें जाति व्यवस्था बहुत ही जो है लार्ज पर्सपेक्टिव में है। जैसे जाति को क्या कहा जाता है? जाति बेसिकली मजूमदार के शब्दों में एक बंद वर्ग है, क्लोज्ड क्लास है। और अगर हम इसको एम.एन. श्रीनिवास के शब्दों में कहते हैं तो एम.एन. श्रीनिवास कहते थे भारत में 2550 जातियां हैं, जिनकी 4750 उपजातियां हैं, 4750 उपजातियां हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर घुरिये ने बेसिकली जाति की 6 विशेषताएं बताई है ना, जैसे अंतरजातीय विवाह न होना, जैसे खान पान पर प्रतिबंध, व्यवसाय पर प्रतिबंध, ऐसे उन्होंने 5-6 बातें बताई थी। अब मोपला जो हैं उनमें बेसिकली कितने प्रकार के हायरार्की हैं? जैसे थंगल, अरबी, पुशालावर। वैसे ही ईसाइयों में कैसे मिलेंगे? सीरियल, क्रिश्चियन, जिनको हालांकि ईसाइयों में ज़्यादा जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन उन्होंने नंबूदरी ब्राह्मणों को ट्रांसफ़र कर लिया था अपनी कास्ट में, यानी उनको धर्मांतरित करवा लिया था, तो उनको सीरियल क्रिश्चियन कहते हैं। सरदारों में यानी सिखों में क्या है? सरदार हैं, मजबीस हैं, सासी हैं। वैसे ही मुसलमानों में क्या है? अजलफ, अशरफ, पठान, शेख, सैयद, ऐसे तमाम हायरार्की इस्लाम में देखने को मिल जाती है। तो और आपको क्रिश्चियंस में भी बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन ईसाइयों में देखने को मिल जाएगी। अब आगे हम लोग आते हैं, पहचान की राजनीति क्या है? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। भारत में दलित आंदोलन के प्रमुख रुझानों की व्याख्या करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, पहचान की राजनीति, इसको हम 2-3 संदर्भों में समझ सकते हैं। आइडेंटिटी एक क्राइसिस भी शब्द आता है और एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी शब्द आता है। पहचान का संकट और पहचान की राजनीति। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके कई सौ या कई हज़ार साल पहले तक अलग अलग पर्सपेक्टिव में भारत गुलाम था, और भारत के अंदर भारत भी कई प्रकार की गुलामी थी, जैसे वर्ण व्यवस्था के आधार पर हम समझ सकते हैं। तो जो पहचान की राजनीति है वो आइडेंटिटी क्राइसिस स्टार्ट हुई देश की आज़ादी के बाद, कहीं ना कहीं पहले से स्टार्ट थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम दलित संदर्भों में इसको समझें तो कहीं ना कहीं देखिए, अंबेडकर का जो राजनीति में उभार है वो 1930 के आसपास दिखाई देता है। 1930 के आसपास दिखाई देता है, जब से पहले 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और जो है गोलमेज सम्मेलन यानी जिसे हम कहते हैं होती है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है ना। फिर गांधी इरविन नहीं, गांधी अंबेडकर समझौता जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट, वो होता है। तो वहीं पर दलितों को हिंदुओं में रहने की बात जो है करते हैं गांधी जी, और वहीं से एक तरीके से दलितों के पहचान की राजनीति शुरू होती है, और उनका राजनीतिक कहा जाता है कि आप इसमें रहिए, आपको सीटें प्रॉपर मिल जाएंगी। तो एक तो ये चीज़ है जहाँ पर आप पहचान की राजनीति से समझ सकते हैं कि किसी जाति, धर्म, पंथ या संप्रदाय के लोगों के समूह के द्वारा अपनी पहचान या अपने अस्मिता के लिए संघर्ष करना या अपने जो है आवाज़ उठाना, इसका द्योतक है। फिर आगे है, भारत में दलित आंदोलन के प्रमुख रुझानों की व्याख्या करनी है। तो दलित आंदोलन बेसिकली जो स्टार्ट हैं वो कहीं ना कहीं जनजातीय आंदोलन और दलित आंदोलन का अपना एक अलग इतिहास है। इनके प्रमुख रुझान इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे आज़ादी के बाद अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद आज़ादी की जो लड़ाई के दौरान ही कहीं ना कहीं जो है अंबेडकर, ज्योतिराव फूले, या दक्षिण भारत में एझावा आंदोलन, SNDP मूवमेंट, ये सब चल रहे थे। अंबेडकर के बाद कहीं ना कहीं DS4 बना, BS4 बनी पार्टी, उसके बाद बसपा पार्टी बनी। और अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो द्रविड़ों की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं दलित राजनीति के आसपास दिखाई देती है। और आज के नए चेहरे के तौर पर जिसे हम चंद्रशेखर रावण कहते हैं, मायावती उत्तर प्रदेश में आई, 2-3 टेन्योर उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद आज के टाइम में कई दलित चेहरे आपको समाज में देखने को मिल जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन का भी दलितों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि क्या भारतीय समाज पदानुक्रम यानी हायरार्की और विभेदीकरण
की ओर अग्रसर है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाना है। तो बिल्कुल पदानुक्रम का क्या मतलब होता है, हमें इसे समझना होगा। देखिए पदानुक्रम का मतलब होता है पद और अवसरों के बीच में असमानता, ठीक है, हायरार्की। जैसे कहा जाता था कि ब्राह्मण टीचिंग का काम करेंगे, पूजा पाठ का काम करेंगे, और शूद्र सबकी सेवा करेगा। शूद्र अगर ज्ञान ग्रंथ पढ़ लेता है तो उसके कान में जलता हुआ तेल डाल देना चाहिए, मान लो एक एग्जाम्पल है। तो ये पदानुक्रम की बात। वैसे ही जैसे हायरार्की में कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर क्लर्क तक की एक हायरार्की है ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है। तो एक ये चीज़ है, तो वहाँ पर पदों का असमान वितरण है और कहीं ना कहीं वो असमानता का प्रतीक है। जैसे हम अगर और सरल शब्दों में समझें तो राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, प्रधानमंत्री का पद, ऐसे ये क्या है, ये पदानुक्रम है, ये हायरार्की है, ठीक है। फिर अगर इसे हम समाजशास्त्री लहजे में समझें तो जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कंसेप्ट आ जाता है। जैसे लुई डोमो ने शुद्ध और अशुद्ध की बात करी थी अपनी पुस्तक होमो हायरार्किकस में, है ना। प्योरिटी एंड पैल्यूशन की बात करी थी, उसे हम संदर्भ में समझ सकते हैं। फिर विभेदीकरण क्या है, विभेदीकरण बेसिकली एक न्यूट्रल कंसेप्ट है। इसमें पुरस्कार और अवसर कहीं नहीं मिलने वाला, पुरस्कार और अवसर नहीं मिलता है, बल्कि ये अपने आप में समाज ने इसे बनाया है। जैसे मान लिया कि एक क्लास में 2 रो हैं, मतलब को एजुकेशन है, तो लड़कियां एक 2 रो में बैठ जाएंगी और लड़के एक 2 रो में बैठ जाएंगे, लेकिन वो अलग अलग बैठेंगे। उसी तरह मंदिर में जा रहे हैं तो महिलाओं की अलग लाइन लग जाएगी और पुरुषों की अलग लाइन लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। अब उपयुक्त उदाहरण मैंने इन दोनों के दे दिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत में नवीन मध्यम वर्ग की। दूसरे का सी नंबर क्वेश्चन, भारत में नवीन मध्यम वर्ग की। अब देखिए जो मध्यम वर्ग का है, इसमें पवन कुमार वर्मा एक हैं समाजशास्त्री, योगेंद्र सिंह हैं, और कई लोगों ने मध्यम वर्ग के बारे में बात करी है। अब मध्यम वर्ग का लक्षण क्या है? सबसे पहली बात तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर ध्यान देता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये ओपन है, मतलब इसमें जाति व्यवस्था सांप्रदायिकता जैसी कट्टरता नहीं है, इसमें कहीं अधिक करुणा है, इसमें कहीं अधिक उदारता है, ये कहीं अधिक महत्वाकांक्षी है, ये तकनीकी पर केंद्रित है ना, इसमें नवीनता है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों को तवज्जो देता है, ये महिलाओं के प्रति कहीं अधिक उदार है, लिबरलिटी है, संवेदनशील वर्गों के प्रति इसमें ज़्यादा भावना और करुणाएं हैं। तो ये है नवीन मध्यम वर्ग, और इसमें बहुत आगे बढ़ने के एस्पिरेशंस भी हैं, ये बहुत महत्वाकांक्षी भी है। तो ये होगी नवीन जो मध्यम वर्ग है उनके विशिष्ट लक्षण। तो आप लोग इसको समझ गए आसानी के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया भारत में आधुनिकीकरण के सिद्धांतीकरण में योगेंद्र सिंह साहब का क्या योगदान है, ठीक है। तो योगेंद्र सिंह साहब बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी, भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये पुस्तक इन्होंने लिखी। उसमें इन्होंने आधुनिकीकरण को एक कल्चरल पर्सपेक्टिव में देखा, जबकि अगर हम एम.एन. श्रीनिवास के आधुनिकीकरण का सिद्धांत देखें तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा पश्चिमीकरण के आसपास प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ पर ही इन्होंने उसे कल्चरल कंटेक्स्ट में अधिक देखने की कोशिश करी। और उन्होंने कहा कि जो ये आधुनिकता है या आधुनिकीकरण है, ये परंपरा और आधुनिकता के साथ जुड़ा हुआ है। इन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उसमें कुछ खास बातें करी जिनको बस एग्जाम में एलोबरेट कर देना था। जैसे तार्किक अभिवृत्ति यानी रेशनल एटीट्यूड, ये आधुनिकीकरण की पहली शर्त है। दूसरा है सार्वभौमिक दृष्टिकोण, यानी यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए चीज़ों को। फिर उन्होंने कहा कि इम्पैथी होनी चाहिए, परानुभूति होनी चाहिए, दूसरों के कष्टों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। और फिर चीज़ों को देखने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। ये नहीं कि जो है नेवला रास्ता काट गया, मर्सिडीज है तो गाड़ी रोक दी वहीं पर, ठीक। फिर मानवता होना चाहिए, मानवता का जो है तत्व भी होना चाहिए। फिर उन्होंने अगला पॉइंट कहा कि प्रौद्योगिकी प्रगति बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ बातें कही थी आधुनिकीकरण के लिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, इसमें क्या है, पहला
समकालीन भारत में ग्रामीण असंतोष के मुख्य कारणों का परीक्षण करना है। अब देखिए ग्रामीण असंतोष का मुख्य कारण क्या है। देखिए गांव में जाति की राजनीति, सांप्रदायिक तत्व, छोटे छोटे भूमि से जुड़े मुद्दे जिनको लैंड होल्डिंग एक्ट या जमींदारी प्रथा के बाद जो समस्याएं आई, फिर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वंचना मिलेगी, है ना, पॉपराइजेशन गरीबीकरण देखने को मिलेगा, शोषण मिलेगा, किसानों की आत्महत्याएं देखने को मिलेंगी, दहेज प्रथा मिलेंगी, रूढ़िवादिता मिलेंगी, सामाजिक कुरीतियां देखने को मिलेंगी, गरीबी मिलेगा, युवा में बेरोजगारी देखने को मिलेगी और जातिवादी राजनीति मिलेगी। तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं कि ग्रामीण असंतोष के ये जो है बेसिक फैक्टर्स हैं ये। फिर अगला है भारत, तो इसका सी नंबर है, भारतीय शहरों के बदलते पारिवारिक संरचना के आयाम हमें बताने हैं। ठीक है, तो देखिए पारिवारिक संरचना बेसिकली फैमिली सिस्टम दो प्रकार का है मुख्य तौर पर, एक है जॉइंट फैमिली, एक है न्यूक्लियर फैमिली, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। तो जो शहरी सामाजिक संरचना है उसमें पारिवारिक संरचना के आयामों को पूरे तरीके से बदल दिया है। जैसे जो जॉइंट फैमिली थी यानी संयुक्त परिवार थे जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग साथ रहते थे, साथ उनका खाना होता था, एक रसोई घर होता था, एक पूजा स्थल होता था। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली ने क्या किया है, उसका कारण बने हैं शहर नगरीकरण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर जीवन अवसर के और लोकतांत्रिक मूल्य, ये सब बहुत सी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बदलते पारिवारिक संरचना के उत्तरदायी कारक हैं। ठीक है, अब इसमें है क्या कि अब तो न्यूक्लियर फैमिली के बाद एकल परिवार भी बनने लग गए हैं, इवन अणु परिवार भी बनने लग गए हैं, सिंगल पेरेंटल जो है फैमिली भी बनने लग गई हैं। तो इतनी कुछ है कि कोई लड़की है वो शादी नहीं करती और किसी बच्चे को गोद ले लेती है, तो इस तरीके की चीज़ें भी होने लग गई हैं, है ना। तो ये सब नए भारतीय शहरों में जो पारिवारिक संरचना के नए नए आयाम आपको डायमेंशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया अभी हाल ही में महामारी के दौरान उलट प्रवासन के समाजशास्त्री कारणों और निहितार्थों को समझाना है हमें। तो जो रिवर्स माइग्रेशन इसे बेसिकली कहा जाता है, उलट प्रवसन को लिखा भी इंग्लिश में, व्हाट आर द सोशियोलॉजिकल रीजन्स एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ द रिवर्स माइग्रेशन ड्यूरिंग द रिसेंट पैंडेमिक इन इंडिया। तो रिवर्स माइग्रेशन क्या है। देखिए माइग्रेशन हमारे यहाँ पर का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, गांव से शहरों की तरफ जाए या एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जाए या एक देश से दूसरे देश की तरफ जाए, तो उसे कहा जाता है माइग्रेशन, है ना, प्रवासन कहते हैं। लेकिन रिवर्स माइग्रेशन का मतलब हुआ, पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि जितना भी असंगठित क्षेत्र श्रम में लगा हुआ कामगार था उसको मुंह की खानी पड़ी और कहीं से भी उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिली, तो वो अपने घरों की तरफ वापस लौटा। अब उसका आधार क्या है, उसके महामारी के दौरान उसका समाजशास्त्री कारण क्या है, क्योंकि गाँव से उनका जुड़ाव है। पहली बात तो उनकी जड़ें गाँव में हैं, ठीक, जैसे कहा जाता है जाति की जड़ें गाँव में हैं, उसी तरह से व्यक्ति की जड़ें गाँव में हैं, तो वो गाँव की तरफ बैठे। वहाँ उनका कहीं ना कहीं उनको इमोशनल टच था, भले वो 10 साल से घर न गए हों, लेकिन कहीं उनके मदर फादर भाई बहन रहते थे, उनका अपना कोई एक स्थायी निवास जरूर है, उनको वहाँ पर कम से कम पेट भरने के लिए फंडामेंटल आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर अनौपचारिक संबंधों को महत्व मिलता है। तीसरा है कि वहाँ भावनात्मक संबंध अधिक होते हैं, वहाँ लोकल स्तर पर छोटे छोटे काम के अवसर हैं, जैसे मनरेगा या छोटे छोटे मजदूरी के काम हैं, तो वो वहाँ पर जो उनकी लाइफ की सिक्योरिटी प्लस सोशल सिक्योरिटी के कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर अवसर हैं। इस वजह से जो रिवर्स माइग्रेशन है वो देखने को मिला था कोविड के दौरान। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 का बी आता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जनजाति विकास पर जीएस घुरिये और वेरियर एल्विन के बीच वाद विवाद की प्रमुख विशिष्टताओं की चर्चा करिए। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ द डिबेट बिटवीन द जीएस घुरिये एंड वेरियर एल्विन ऑन द ट्राइबल डेवलपमेंट। देखिए जो जनजातियाँ हैं वे हैं क्या, बेसिकली जनजातियाँ समाज के ऐसे वर्ग हैं जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हैं, उनकी एक अपनी अलग संस्कृति है, अलग जो है जीवन शैली है, अलग खान पान का की जो है विशेषताएं हैं, अलग उनकी दिनचर्या है,
वो अलग प्रकार के उनके धार्मिक रूढ़िवाद हैं, अलग प्रकार से वो प्रतीकों की पूजा करते हैं, उनको हम जनजातीय समझ सकते हैं। जब अंग्रेज भारत में आए तो वेरियर एल्विन या अंग्रेजों ने एक दृष्टिकोण शुरू किया कि चूँकि अंग्रेज ठंडे प्रदेशों में रहने जाते थे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में या उत्तराखंड में, जैसे जिनको आप नैनीताल वगैरह कहते हो, सब उन्होंने ही बनाया, शिमला वगैरह ये सब चीज़ें डेवलप किया। तो ये सब कंसेप्ट जब वो लोग ऐसा ठंडे प्रदेशों में अपने श्रमिकों को या अपने जो है ऑफिसर्स को छुट्टी देकर वहाँ भेजते थे, तो उन लोगों ने समझा और अंग्रेजों ने एक नीति और चला रखी थी कि भारत में ईसाइयत को बढ़ावा देना, ईसाई ग्रंथों को पढ़ाने की। तो जो गरीब जो ये वर्ग था, ये जो जनजातीय वर्ग था, उनको इन्होंने प्रोत्साहन दिया और अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। उसके क्रम में उनको फ़ायदा क्या हुआ? उनको फ़ायदा ये हुआ कि उससे उनको बहुत लाभ मिलने लग गया। वो उनको कहीं ना कहीं उनकी जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी, क्योंकि उन्होंने उनको धर्मांतरित करवाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि जो जंगल हैं, इनको चूँकि ब्रिटिश से सारा रूल रेगुलेशन बनाते थे, तो उन्होंने कहा जंगल जो है ये नेशनल पार्क की तरह है, तो उनको उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। अच्छा, जो मुख्य एक्सट्रीम हिंदू में वो क्यों नहीं शामिल थे, इसके भी अपने फैक्टर्स हैं, चूँकि वो समाज की मुख्य धारा के अंग नहीं थे। लेकिन घुरिये का ये मानना था कि घुरिये कहते थे कि जो जनजातियाँ पिछड़े हुए हिंदू हैं, इनको मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए, इनके लिए काम किया जाना चाहिए। इवन गांधी जी ने भी उसी परंपरा पर आगे जो है काफ़ी कुछ काम किया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये कंसर्न, ये जो है क्रक्स है, जिसको आप लिख सकते हैं इस संदर्भ में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके 4 के सी सेक्शन पर आते हैं, यानी ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे इसका। इसमें क्या कहा जा रहा है? भारत में अस्पृश्यता के विविध प्रकार क्या हैं? आलोचनात्मक परीक्षण करिए। अनटचेबिलिटी क्या है? देखिए, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को अनुच्छेद 17 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात करी गई है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि अस्पृश्यता के संदर्भ में 1989 में एक SC/ST जो है एक्ट भी बना हुआ है। एक तो ये खास बात है। दूसरा, अस्पृश्यता के जो विभिन्न जो प्रकार हैं उसे हम देख सकते हैं अपने वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में। ठीक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जहाँ जो शूद्र है वो पैरों से जिसका जन्म हुआ, उसकी जिम्मेदारी है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। फिर इसे हम बहुत छोटे छोटे स्तरों पर देख सकते हैं। सामाजिक स्तर पर, जहाँ जो है खान पान के स्तर पर, विवाह के स्तर पर, जैसे धार्मिक निर्योग्यता इनके साथ आ गई। ये वेद की शिक्षा नहीं ले सकते थे, ये महिलाओं की तरह सामान्य महिलाओं की तरह आभूषण नहीं पहन सकते थे, ये ठीक दोपहर में बीच में चलते थे जिससे इनकी परछाई दूसरे लोगों पर ना पड़े, ये कमर में झाड़ू बांध के चलते थे ताकि इनके पैरों का जो फुटप्रिंट है वो मिट जाए स्वयं से ही। फिर ये अंतर्विवाह भी नहीं कर सकते थे। इस तरीके की भी जो है अस्पृश्यता का हमारे यहाँ पर वर्णन है। ये सार्वजनिक जो स्थल हैं, जैसे मंदिर और क्या कहते हैं पूजा गृह, या जो है मेला, सार्वजनिक जो मेले हैं, या जो नदी है या पोखर, उनसे पानी नहीं ले सकते थे, उसे दूषित माना जाता था। सांस्कृतिक आधार पर भी अस्पृश्यता देखने को मिलती है। शिक्षा के आधार पर मैंने बताया ही था कि अगर वो वेद का ज्ञान प्राप्त कर लें तो मनुस्मृति में लिखा है कि उनके कानों में तेल डाल दो। फिर आर्थिक आधार पर भी वो पेशागत जो है स्वतंत्रता नहीं थी, जिस जाति में पैदा हुए हैं उसी जाति में वो जो है कार्य करते रहेंगे, तो ये एक समस्या थी। फिर ये तो अंबेडकर की राजनीति के साथ उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल गया था, वरना उनको पहले वोट देने का भी अधिकार नहीं था। सामाजिक स्तर पर तो बहुत ज़्यादा उनको असमानता झेलने को मिली है ना, और इवन अंबेडकर को भी बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिली थी। तो ये अस्पृश्यता के विविध प्रकार हैं। आलोचनात्मक परीक्षण, इनको क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो उन्हें अतिशयोक्ति के रूप में भी बहुत ज़्यादा प्रस्तुत किया गया, तो इसे हम कह सकते हैं। तो बढ़ा चढ़ाकर भी बहुत ज़्यादा बताया गया भारतीय समाज में, जैसे गेल ओमेट वगैरह ने इसमें बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर भी चीज़ें बताने की कोशिश करी है। तो डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोगों ने खंड ए के बारे में डिटेल चर्चा करी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, सोशियोलॉजी, UPPSS मेंस, PGT, IS मेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट JRF का, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।